नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। कभी कभी इंसान की गलती को माफ़ कर पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार ये करके फिर से ज़िंदगी को हसीन बनाया जा सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। इतनी देर कहाँ लगा दी मयंक, कब से इंतज़ार कर रही हूँ, विभूति ने उसके हाथ से बैग लेते हुए पूछा। ऑफिस के काम से बाहर गया था, एक फ़ोन ही कर दिया करो, उसने पानी का ग्लास मयंक को देते हुए कहा। फुर्सत नहीं मिली? अच्छा, कपड़े बदल के आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, विभूति को उसका ये व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। हमेशा चहकने वाला उसका पति पिछले कुछ दिनों से बदल सा गया था। घर देर से आता, चुपचाप खाना खा के सो जाता। विभूति ने जानने की कोशिश की तो उसने ऑफिस में ज्यादा काम का बहाना कर दिया। वो समझ चुकी थी कि कोई और ही कारण है, परंतु कैसे पूछे। खाना खा के मयंक सोने चले गए। विभूति जानती थी कि वो उसे नहीं बताना चाहता, वरना अब तक बता दिया होता। दूसरे दिन इतवार की छुट्टी थी। नाश्ते के बाद मयंक काम से जा रहा हूँ कहकर निकल गया। आज तक किसी भी इतवार उसने विभूति के बिना नहीं गुजारा था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद उसने मयंक के खास दोस्त अनुराग को फोन किया। हेलो हेलो अनुराग भैया, मैं विभूति बोल रही हूँ। हाँ भाभी, कहिए कैसी है और कहाँ है आपके पतिदेव? कल मेरा फोन भी नहीं उठाया उसने। भैया, मैंने कुछ बात करना है आपसे। कहिए भाभी। विभूति ने विस्तार से उसे सब बता दिया। ओह अच्छा भाभी, मैं पता करता हूँ। इसकी बचपन की आदत है, खुशियाँ होगी तो दुनिया के साथ बांटेगा, परेशान होगा तो किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये तो कुछ नहीं बोलेगा, मैं कहीं और से पता करता हूँ, आप टेंशन मत लो, बस इसका ध्यान रखिए और कुछ उल्टा सीधा मत सोच लेना। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ भैया, बस उनको परेशान नहीं देख सकती। वो सुबह उठी। भाभी प्लीज, सब कुछ ठीक होगा, आप मुझ पे छोड़ दो और आराम करो। 2 दिन में आखिर अनुराग ने मयंक की परेशानी का पता लगा ही लिया, मगर वो इस सोच में था कि विभूति को कैसे बताएं। आखिरकार उसने पहले मयंक से ही बात करने का निर्णय लिया। दूसरे दिन सुबह मयंक के घर के पास पहुंच गया। मयंक का स्कूटर दिखते ही उसने बीच रास्ते पर आके मयंक को रुकने का इशारा किया। स्कूटर रुकते ही वो पीछे बैठ गया। मयंक कुछ पूछता इससे पहले ही वो बोला, चल अपने अड्डे पे। अरे पर मुझे ऑफिस वॉफिस छोड़, तू चल। मयंक अब कुछ बोल ही नहीं सकता था। उसे पता था कि अनुराग अब मानने वाला नहीं है। आखिर बचपन की दोस्ती जो थी। उसने स्कूटर मधु पार्क की ओर मोड़ दिया। मधु पार्क के कैंटीन में पहुंचकर दोनों पेड़ों के बीच बनी सीमेंट की कुर्सियां और टेबल पर जा बैठे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनुराग बोल उठा, अब बताएगा भी या नहीं? क्या? कुछ नहीं है बताने को? कुछ भी तो नहीं है। देख मयंक, मेरा दिमाग खराब मत कर। अनुराग सिगरेट जलाता हुआ बोला। तेरा दिमाग सही कब रहता है? मयंक ने हंसने की कोशिश की। ये खोखली हंसी रहने दे मयंक। देख, पता तो मुझे चल चुका है, तूने नहीं बताया ये और बात है। तुझे भाभी को तो बताना चाहिए था। नहीं, विभू को इस बारे में कुछ नहीं बताना। ये सब बता के मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। अभी तक जब मैं ही कुछ नहीं भुला सका, फिर उसने तो भुगता है यार। ठीक है, पर बताना तो चाहिए। ये छुप छुप कर कब तक कर पाओगे? अगर भाभी को बाद में पता चला तो तुम पे से कहीं उनका भरोसा ना उठ जाए। मैं क्या करूं यार, लगता है पागल हो जाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों परिवार में हुई झगड़े की वजह से अलग हुए थे ना? उस बात को तो 2 साल बीत चुके हैं। अब तक तो भाभी का गुस्सा भी कम हो गया होगा। मेरे ख्याल से बताने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं अनुराग, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। सिर्फ झगड़े पे घर छोड़ दे ऐसी नहीं है विभू। ऐसा क्या हुआ था? तूने तो कहा था कि माँ ने भाभी को कुछ बुरा भला कहा था और तुमको भी, इस वजह से तुम दोनों अलग हुए। चल पूरी बात बता। तू तो जानता है कि माँ मेरे और विभू के
प्रेम विवाह से कभी खुश नहीं थी। उठते बैठते विभू को ताने मारती रहती, उसके माँ बाप तक को गालियाँ देती। विभू चुपचाप सहती रहती और मुझसे भी कहती समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे अलग घर लेने की बात करता तो कहती मैं बेटे को माँ से अलग करने का पाप नहीं करूँगी। फिर खुशखबरी मिली कि मैं और विभू मम्मी पापा बनने वाले हैं। माँ फिर भी खुश नहीं लगी। विभू सारा दिन घर का काम करती रहती और माँ बड़ी भाभी के और उनके दोनों बच्चों पे ही प्यार उड़ेलती रहती। एक तो बड़ी भाभी पैसे वाले घर की है और फिर भैया की कमाई मुझसे दोगुनी। बस माँ इसी बात के ताने दिया करती। विभू का 7वां महीना लगा था। माँ को उसकी गोद भराई में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये देख विभू के माँ बाप उसे मायके ले जाने के लिए माँ की आज्ञा लेने आए। नमस्ते बहन जी, विभू की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कहिए कैसे आना हुआ? जी वो पहली जज की है विभू की, आपकी आज्ञा से उसे ले जाने आए हैं। विभू के पापा ने फलों की टोकरी और मिठाई का डब्बा टेबल पर रखकर हाथ जोड़कर कहा, मेरी बला से हमेशा के लिए ले जाओ। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? विभू तड़प के बोली। आप नहीं कहेंगी तो नहीं जाऊंगी। भाड़ में जा तू और तेरा खानदान, जा मर, मुझे क्या लेना। विभू के माँ पापा को विभू के साथ माँ के इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। विभू ने कभी उनको पता नहीं चलने दिया था। उस दिन अचानक माँ को इस रूप में देखकर विभू के पापा को गहरा सदमा लगा और उन्हें वही हार्ट अटैक आ गया। अपने पापा को इस हाल में देख विभू ने माँ को चुप हो जाने की विनती करते हुए माँ के पैर पकड़ लिए। तभी मैं भी घर पहुँच गया था। मुझे देखते ही माँ ने जोर से एक लात विभू को मारी और मुझसे बोली, ओ शहजादे संभाल अपनी बीवी और सास ससुर की नौटंकी। मेरे घर में कलेश कर रखा है, दफा कर इन सबको यहाँ से। गुस्से में माँ ने यह भी नहीं देखा कि उसकी मारी लात विभू के पेट पर पड़ी थी और वो मारे दर्द के तड़प उठी थी। एक तरफ उसके पापा अपनी छाती को पकड़ जमीन पे गिर चुके थे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। विभू की माँ रो रो कर अपने बाल नोच रही थी। मैंने फोन कर एम्बुलेंस मंगाई और विभू और उसके पापा को एक ही एम्बुलेंस में अस्पताल ले गया। विभू की रोती कलपती माँ कभी पति को पुकारती, कभी बेटी को। अफसोस के अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने विभू के पापा को मृत घोषित कर दिया। विभू की माँ को संभालने के लिए मैंने उसके भाई को फोन कर दिया। उसके भाई के आते ही मैं डॉक्टर की ओर लपका। डॉक्टर साहब, मेरी विभू। आप ही विभूति शर्मा के पति हैं? जी, मयंक शर्मा। देखिए, बच्चा पेट में मर चुका है, हमें ऑपरेशन कर अभी निकालना होगा। आप फॉर्म साइन करिए जल्दी। विभूति के होश में आने के बाद उसे संभलने में बहुत दिन लग गए। पापा और बच्चे की मौत ने उसे तोड़ दिया था और उसने उसी दिन मुझसे कहा कि अब वो जिंदगी में कभी मेरी माँ का मुंह नहीं देखेगी। मैं चाहूँ तो वो मुझे भी छोड़ सकती है। मैं भी कहा 2 मौतों की वजह से उन्हें माफ कर सकता था, इसीलिए विभू को उसके मायके से ही अलग घर में ले गया। उसके बाद उस घर से ना हमें किसी ने कुछ पूछा, ना हमने किसी को। ये तो बहुत बुरा हुआ था और इसमें कोई शक नहीं कि आंटी की गलती भयानक थी, पर अब ऐसे हालात में तो तुम्हें उनका साथ देना होगा। पर किस मुंह से ये विभू से कहूँ? उस हादसे को 2 साल हो गए हैं मयंक। शायद भाभी का दुख और गुस्सा कुछ कम हो गया हो, उन्हें बता देना चाहिए। मुझ में तो हिम्मत नहीं है अनुराग। अच्छा, पर ये सब हुआ कैसे? मैं ऑफिस में था कि हमारे पड़ोसी सुरेश अंकल के बेटे नितिन ने बताया। पूरी बात बता। हमारे घर छोड़ने के बाद माँ और भैया भाभी ने हमसे सब ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। मैं और विभू भी कभी वहाँ नहीं गए, यहाँ तक कि विभू अपना सामान, जेवर, कपड़े तक लेने नहीं गई। कभी उनकी जुबान से उस घर के बारे में एक शब्द नहीं निकला। मैंने भी कभी उस घर की बात नहीं छेड़ी। नितिन और मेरा ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है, तो मिल चुका है ना उससे। उस दिन शाम को जब मैं घर के लिए निकला तो वो मुझे लिफ्ट में मिला। मैंने यूं ही पूछ लिया कि क्या हाल है सबका। उसे लगा होगा कि मैं अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा हूँ। उसने कहा
चलो कैंटीन में बैठते हैं। वहाँ उसने बताया कि भैया और भाभी ने तुम्हारी माँ को यह कहकर घर से निकाल दिया कि जो अपनी गर्भवती बहू के पेट में लात मारकर अपने ही खून की खून कर सकती है, उसे अपने बच्चों के पास नहीं रख सकते। तुम्हारे भैया ने उन्हें वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया। इस बात को 19 महीने बीत गए हैं। तुम्हारी माँ दिन रात तुम्हें और भाभी को याद करके रोती रहती और खुद को कोसती रहती, कहती अच्छा ही हुआ मैं इसी लायक हूँ, मुझे तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा उनसे 2 बार मिलने गए थे। उन्होंने तुम्हारे भैया को भी समझाने की कोशिश की, पर तुम्हारे भैया ने कह दिया कि 5,000 महीने का खर्च तो दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर सकता। 8 दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया। आश्रम वालों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तुम्हारे घर भी खबर की गई पर कोई आया नहीं। तुम्हारे भैया भाभी गर्मी की छुट्टियों के लिए गए हुए, कब आएंगे वो भी नहीं पता। ओह ये तो बुरा हुआ मयंक। मैं क्या करूं अनुराग, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसी भी है मेरी माँ है, पर मैं किसी भी कीमत पे विभू को दुखी नहीं कर सकता। रोज माँ को देखने जाता हूँ, माँ कुछ बोलती नहीं, पर मुझे देख उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। मैंने माँ का कमरा बदलवा दिया है, एक औरत भी देखभाल को रख दी है, पर कब तक? मेरी बात मान, भाभी को बता दे। नहीं, ये मेरे बस का नहीं। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद मयंक ऑफिस निकल गया। कुछ सोचने के बाद अनुराग ने विभूति को फोन कर उसे वहीं बुला लिया। उसके आने के बाद अनुराग ने उसे सारी बात विस्तार से बता दी। विभूति बड़ी ध्यान से सारी बात सुनकर खामोश हो गई। अनुराग उसके कुछ कहने का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद विभूति ने कहा, भैया। हाँ, आप मुझे अस्पताल ले जा सकते हैं? हाँ मगर। आप चलिए भैया। और दोनों अस्पताल की ओर चल दिए। विभूति को देख माँ की आंखों से आंसुओं की नदी बह चली। वो दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। विभू ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ माँ के हाथ में रख दिया और दूसरे से उसके आंसू पोंछने लगी। फिर वो मुड़ी और बोली, भैया प्लीज मयंक को बुलाओ अभी। अनुराग ने फोन करने के बाद मयंक आधे घंटे में अस्पताल पहुंच गया। सुनो, उसे देखते ही विभूति ने कहा, विभू तुम यहाँ? आई एम सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर ये कैसे बात कर रहे हो मयंक? ये सब बातें घर पे करेंगे। अभी तो तुम माँ को घर ले जाने का इंतजाम करो। छुट्टी मिल गई है ना? छुट्टी तो 2 दिन पहले ही। मयंक बोलता बोलता रुक गया। चलो फिर घर चलो, मैं माँ के कपड़े बदलवाती हूँ, तुम पेपर वर्क कराओ। फिर उसने अनुराग से पूछा, भैया क्या आप एक टैक्सी मंगवा देंगे? हाँ मैं लाता हूँ भाभी। मन ही मन वो विभूति की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। माँ बहुत कमजोर हो गई थी। इन 2 सालों में उनका वजन भी बहुत गिर गया था। अब वो पश्चाताप में डूबी आंखों को जमीन में गड़ाए एक असहाय वृद्धा मालूम होती थी। उसे अपने आप चलने में नाकाम देख विभूति उसे सहारा देकर टैक्सी तक लाई। मयंक तो सिर्फ अपनी विभू की प्यारी सी सूरत ही देखे जा रहा था। टैक्सी में बैठने से पहले वो अनुराग के गले लग गया। मैं किस तरह से तुझे धन्यवाद कहूँ? अबे चल धन्यवाद का बच्चा। और दोनों हंस पड़े। रात को सोते समय मयंक ने विभूति से पूछा, तुम तो माँ से इतनी नफरत करती थी, फिर भी उन्हें घर ले आई। वो नफरत नहीं, दुख और गुस्सा था जो समय के साथ कम हो जाता है। और फिर इस हाल में उन्हें किसके सहारे छोड़ सकते हैं? उन्हें उनके किए की सजा भगवान दे चुके। 2 बेटों के रहते माँ को आश्रम में इतने समय रहना पड़ा, ये क्या कम सजा है? मानती हूँ कि अभी तक मैं कुछ भी नहीं भूल पाई, पर मेरा यकीन करो, मैं माँ की सेवा में कोई कमी नहीं करूँगी। तुम बहुत अच्छी हो विभू। अच्छा जी, पहले ही बता देते तो इतने दिन परेशान नहीं होते। मैं तो डर गया था। तुमने तो माँ का चेहरा ना देखने को कहा था। हाँ कहा था। क्या माँ का चेहरा अब भी वैसा ही लगा तुम्हें? अब तो वो मुझे एक माँ ही नजर आई। वो मगरूर चेहरा, उसके वो नफरत वाले भाव
समय की चक्की में पीस चुके हैं मयंक। मयंक ने उसे अपने गले से लगा लिया। 1 साल बाद ही मयंक और विभू गोद में एक नन्ही सी बेटी को लेके माँ के साथ शहर के बाहर मंदिर में दर्शन करने गए। ये माँ की ही तमन्ना थी जो वो पूरी करने आई थी। दादी बन जाने की खुशी में माँ ने अपने हाथों से गरीबों में बांटने के लिए लड्डू बनाए थे। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।